हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का पैसेज, पोएट्री का पैसेज, प्रोज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फुल फिगर ऑफ स्पीच को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। हम जानेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश प्रोज से जो पैसेज पूछा जाता है, पैसेज कैसे पूछा जाता है। पैसेज कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जो है मॉडल पेपर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसेज पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका 10 मार्क क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर से अगर पैसेज पूछा जाएगा तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं टॉपिक बताऊंगा, वो सब आपको लिखना होगा और उस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पैसेज में जो है रेफरेंस आपको लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ठीक है, तो रेफरेंस जो है हर चैप्टर यानी कि किसी भी पैसेज का सेम लगभग होता है। केवल आपको क्या करना होता है, उसके लेखक का नाम और जो है उस लेसन का नाम चेंज करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेफरेंस से। तो सबसे पहले सीखेंगे कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेफरेंस। ठीक है, अब इस सेम प्रकार का रेफरेंस आपको सभी चैप्टर में अप्लाई करना है, बस आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस लिखने के लिए आपको पहले पैसेज को थोड़ा सा जानना होगा कि ये किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए ये पैसेज क्या है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वाज इंटरप्टेड एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। ठीक है, they were selling basket, hand woven reed basket with simple design and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. अब आप लोग सोचिए कि ये किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये आपका ए गर्ल विथ ए बास्केट चैप्टर से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अब रेफरेंस में आपको यही लिखना है कि इसके जो है लेखक कौन है और इस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, तो इस हिसाब से हम रेफरेंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे दीज लाइन्स। ठीक है, दीज लाइन्स हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, क्योंकि कई लाइन है, हैव बीन। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आप हम दिस पैसेज भी लिख सकते हैं, तो हाँ आप लोग यहाँ पर दिस पैसेज हैज बीन भी लिख सकते हैं। दिस पैसेज अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं दिस पैसेज हैज बीन या फिर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ठीक है, फ्रॉम द लेसन, टेकन फ्रॉम द लेसन। अब किस लेसन से ये पैसेज लिया गया है उसका नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो लेसन हमने लिखा, अब किस लेसन से लिया गया तो हमने बताया आपको ए गर्ल विथ ये बास्केट, विथ ये बास्केट। ठीक है, ए गर्ल विथ ये बास्केट चैप्टर से जो है ये लिया गया है। अब आपको लेखक का नाम लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं रिटन बाई WC, या फिर आप लिख सकते हैं विलियम सी डगलस। ठीक है, डगलस। तो इस प्रकार से आप लोग रेफरेंस लिख सकते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। यानी कि ये लाइन जो हैं ए गर्ल विथ ए बास्केट से लिया गया है, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए ए फेलो ट्रेवलर चैप्टर आ जाता है तो आप लोग ए फेलो ट्रेवलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस आपको इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप लोग दीज लाइन्स के स्थान पर दिस पैसेज हैज बीन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश हिंदी में प्रसंग होता है और इसका मतलब संदर्भ। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या होता है,
इस पैसेज में कहा क्या गया है उसको बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना होता है, इसका की पॉइंट क्या है, ठीक है, तो उसको लिखना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द राइटर, ठीक है, द राइटर वाज ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग के बाद फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली से जो राइटर हैं वो रानीखेत जा रहे थे। ये अगर वित्तीय बास्केट अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, टू रानीखेत, ठीक है, बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से वो जा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए ही डिस्क्राइब यानी कि उन्होंने वर्णन क्या किया, वही हमें कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ये रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, where the train halted। तो क्या लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट में, उसका की पॉइंट लिखा गया है कि जो लेखक हैं वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, उन्होंने जो है रेलवे स्टेशन के सीन का दृश्य का वर्णन किया है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी, ठीक है। तो यही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो यही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इस पैसेज का की पॉइंट क्या है। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है पैसेज में, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, यानी कि एक स्टेशन पर मेरे जो लोगों से बात करने की दिनचर्या थी वो बाधित हुई। इंटरप्टेड मतलब रुकी या फिर बाधित हुई, ठीक है, यानी कि ये जब किसी भी स्टेशन पर पहुँचते थे तो लोगों से बात करते थे। एज सुन एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, यानी कि जैसे ही मैं एलाइटेड मतलब उतरा ट्रेन से, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन यानी कि एक यंग बच्चों का जो है ग्रुप, एक यंग बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया। गेदर्ड का मतलब अराउंड मी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब मुझे घेर लिया। दे वी आर सेलिंग बास्केट्स, यानी कि वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन यानी कि हाथों से बुनी हुई। रीड बास्केट और जो है रीड बास्केट वो बेच रहे थे विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, यानी कि साधारण डिजाइन और पैटर्न के। तो जो बच्चे उनको यानी कि लेखक को जिन बच्चों ने घेरा था वो जो है टोकरियाँ बेच रहे थे, वो हाथों से बनी और साधारण डिजाइन और पैटर्न की टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे जो टोकरियों को ऊपर किए हुए हाथ से पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स और कुछ शब्द जो है चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, यानी कि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था, यानी कि वो क्या कह रहे हैं उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया था, क्योंकि वो विदेशी थे, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनकी बातों को नहीं समझा, लेकिन उनकी इच्छा को आसानी से समझ लिया। अब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना होता है, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा जो है अलग करके लिखना होता है, ठीक है, सेम नहीं उतारना होता है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखा है, अर्थ नहीं बदला है बट एक्सप्लेनेशन हमने किया है। देखिए इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द राइटर सेज दैट, यानी कि लेखक कहते हैं द ट्रेन स्टॉप्ड एट ये बे साइड स्टेशन, यानी कि जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पर रुकी, ठीक है। तो इन लाइनों में जो लेखक कहते हैं कि ट्रेन जो है जिस ट्रेन पर वो सफ़र कर रहे थे वो एक स्टेशन पर रुकी। ही वॉज डिस्टर्ब्ड इन दिस टॉक विद द पीपल बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि वो कुछ बच्चों के समूह के द्वारा जो है उन्हें डिस्टर्ब, उनका वो जो है डिस्टर्ब हुए। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जो है बात किया करते थे। टॉक विद द पीपुल, ठीक है। हु बी आर सेलिंग देयर हैंड ओवन बास्केट फैंस विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और वो बच्चे जो है वो हाथों से बुनी हुई टोकरियाँ, फैंस यानी कि पंखे, और साधारण यानी कि साधारण डिजाइन और पैटर्न के टोकरियाँ और पंखे भी बेच रहे थे, ठीक है। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा करके पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स चिल्ला रहे थे। दैट ही डिड नॉट नो हाउएवर ही अंडरस्टूड देयर डिजायर व्हाट दे वांटेड, यानी कि वो कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता था वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता था, लेकिन ही अंडरस्टूड देयर डिजायर, वो उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे। व्हाट दे वांटेड, यानी कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है
लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वो उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे लेकिन उनकी बात को नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए इंग्लिश को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बट थोड़ा सा चेंज करके हमने इसे लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप अपना 10 मार्क आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पैसेज सबसे पहले, फिर हम एक एक को लिखते हैं। देखिए पैसेज आप लोग सबसे पहले पहचानिए कि किस चैप्टर से है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 12 इंग्लिश में 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से आपको एक करना होता है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों में से कौन सा मैं पहचान सकता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये पहले लेसन से मैंने लिया है कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ से। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। यानी कि सबसे पहले आप इसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हिंदी निकाल लेते हैं, ट्रांसलेट करना अच्छे से आता है, तो आप लोग आंसर बहुत ही अच्छे से लिख देंगे। देखिए हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, अभी मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह हाउ हैप्पी कितना खुश है, ही जो बॉर्न अपने जन्म से और टॉट अपनी शिक्षा से, यानी कि वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट अनदर विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ठीक है, तो हुज आर्मर जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी के विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही उसकी कुशलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हिंदी निकालना है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कवि कह क्या रहा है, तो अब हम उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जब ऐसे आपको पैसेज दिया रहेगा तो आपको ये पैसेज तो उतारना नहीं है, शायद आपको पता हो, पैसेज आपको नहीं उतारना है, इसको जो है डॉट डॉट करके आपको लिख देना है। सबसे पहली लाइन का 2 अक्षर हाउ हैप्पी और फिर लास्ट का अटमोस्ट स्किल, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने कौन सा पैसेज किया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग रेफरेंस लिखते हैं बच्चों। तो रेफरेंस लिखना मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है तीनों को देखना है कि कैसे लिखते हैं। देखिए रेफरेंस कैसे लिखते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग लिखेंगे इसमें पोएट्री में रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन, ठीक है, हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब लेसन का नाम आपको बच्चों यहां पर लिखना है, लेसन का नाम हम लोग लिख देते हैं यहां पर। तो ऐसे आप लोग कीजिए और लेसन का नाम लिखिए, थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप लोग, कैरेक्टर। इसी प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ऐसे अगर आपका कोई भी किसी भी लेसन से पैसेज आता है तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ, समझ में आया। ये बच्चों हो गया आपका लेसन का नाम। अब देखिए आपको क्या लिखना है, लेसन का नाम तो आपने लिख दिया। रेफरेंस में लेसन का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। यहां पर लिखिए बच्चों कंपोज्ड बाई या फिर रिटन बाई लिखा गया है। ठीक है, कंपोज्ड बाई। अब जो इसके बच्चों वो हैं कौन, लेखक, उनका भी नाम आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, सर हेनरी वाटन। आप जिस लेसन का लिख रहे हैं उन्हीं का लेसन का नाम और वो लिखिएगा। ठीक है, कवि का नाम गलत मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग लिख सकते हैं क्या, कवि का नाम और लेसन का नाम। अब आप लोग चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, जो करना चाहिए, आप लोग इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं स्केल की सहायता से। ठीक है, ताकि आप लोग को, एग्जामिनर्स को पता चल सके कि यहां पर जो है नाम दिया गया है कवि का और लेखक का। रेफरेंस लिखना सीख गए। और रेफरेंस अगर आप लोग अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से रेफरेंस आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी। तो समझ में आया रेफरेंस कैसे लिखते हैं। दीज लाइन्स, जो लाइन्स है चारों बच्चों ऊपर यहां पर, ये हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द लेसन, उस लेसन से जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ। ठीक है, और कंपोज्ड बाय यानी कि लिखा गया है सर हेनरी वाटन जी के द्वारा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका रेफरेंस। अब हम लोग लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो होता है बच्चों, रेफरेंस का मतलब संदर्भ हिंदी में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग। तो कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालना है।
कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए तभी ये आपके समझ में आएगा। बच्चों अब कॉन्टेक्स्ट को हेडिंग डालने के बाद आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए ताकि अच्छा दिखे, बट आपको ब्लैक और ब्लू स्केच और पेन यूज करने हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है बच्चों, जो आपको इस चारों लाइनों में कहा गया है। जैसे चारों लाइनों में जो मैंने आपको बताया है बच्चों, तो आप लोग लिखिए कॉन्टेक्स्ट में द पोएट, यानी कि जो कवि हैं बच्चों, डिस्क्राइब्स। ठीक है, डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन किया है द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी मैन। ठीक है, उन्होंने जो है बच्चों एक खुश आदमी, ठीक है, का वर्णन किया है इस स्टैंजा में। और क्या कहा गया है, कुछ क्वालिटीज भी उन्होंने बताई है। तो लिखिए ही पॉइंट्स आउट, उन्होंने उठाया है या बताया है, पॉइंट्स आउट। ठीक है, सम ऑफ यानी कि कुछ, अभी मैं हिंदी में बताऊंगा, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और क्वालिटीज। ठीक है, क्वालिटीज फॉर ये हैप्पी लाइफ। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में बस इतना लिखना होता है स्टूडेंट कि इस स्टेंजा में बताया क्या गया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको यही लिखना होता है। अब जैसे इस स्टेंजा में क्या बताया गया है स्टूडेंट, द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी मैन, यानी कि जो कवि है वो डिस्क्राइब वर्णन करते हैं द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी मैन, एक खुश आदमी का। तो इस स्टैंजा में बच्चों जो कवि हैं वो एक खुश आदमी के चरित्र का वर्णन करते हैं। और वो क्या करते हैं स्टूडेंट, ही पॉइंट्स आउट सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ये हैप्पी लाइफ, यानी कि उन्होंने एक सुखी जीवन के कुछ गुणों को, कुछ आवश्यक गुणों को इसमें बताया है, इस लाइन्स में बताया है कुछ आवश्यक गुणों को, जो कि एक हैप्पी मैन का होना चाहिए जो हैप्पी लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया बच्चों। 4 लाइन का आपका था ये पैसेज। 4 लाइन में आपको मैंने हिंदी में बताया कि क्या था ये पैसेज, मैंने रेफरेंस लिखना बताया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और उसके बाद में किस लेसन से लिया गया है, किस लेखक ने लिखा है, किस कवि ने इसको बताया, इस रेफरेंस में इसे लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा जाता है जो इसमें कुछ पॉइंट, चारों लाइन में क्या पॉइंटेड है स्टूडेंट, क्या उन्होंने बताया है मेनली, उसको कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। अब बच्चों हमारा लास्ट हेडिंग आता है, वो है एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग सिंपली यहां पर हेडिंग डाल देते हैं एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हमारा तीसरा हेडिंग जो है एक्सप्लेनेशन है। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बच्चों व्याख्या। हमने क्या पढ़ा, संदर्भ यानी कि रेफरेंस पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग पढ़ा, और व्याख्या अब हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो व्याख्या में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखने वाला हूं स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको शुरुआत करना है। तो इन दिस स्टैंजा या फिर इन दीज लाइन्स, ठीक है, इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स का मतलब पोएट ने वर्णन किया है, द पोएट डिस्क्राइब्स। अब आगे बच्चों आपको क्या लिखना है, जो इस 4 लाइनों में बताया गया है कि इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। ठीक है, और उनके कुछ गुणों को बताया है, द पोएट सैड। ऐसे आपको जो है, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप लोग पहले पोएम को पढ़िए, उसके बाद में क्या कीजिए, स्टैंजा को आप आसानी से लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे आप लोगों का वेस्ट होगा टाइम। तो इसलिए आपको बच्चों एक्सप्लेनेशन खुद लिखना है, और उसके बाद में जो स्टूडेंट लाइनें दी गई हैं चारों, उनमें समझना है कि क्या हमें लिखना है, कुछ उसी से मैचिंग आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में कि क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो पोएम है स्टूडेंट 4 लाइन का, उसको आपको हिंदी निकालना आना चाहिए और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, और याद आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी पैसेज का क्या लिख सकते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इंग्लिश के प्रोज सेशन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ने वाले हैं जो अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं।
देखिए यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर सन भी दे रखा है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा बार पूछे गए हैं और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन आंसर को हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। ये आपके प्रोज सेशन से ए गर्ल विथ ए बास्केट और ये फेलो ट्रेवलर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी कि लगभग मिलियन लोगों ने इंडिया के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। क्वेश्चन ये है कि लगभग 10 लाख लोगों ने इंडिया के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। ये फर्स्ट चैप्टर से है, ए गर्ल विथ ए बास्केट से। देखिए इसका आंसर सीधा सीधा क्या कहेंगे आप लोग, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। मैंने आंसर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अगर साथ में लिखता तो कुछ समय लिखने में जाता और आपको समझाने में थोड़ा देर लगता। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझा दूंगा। तो देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन millions of people left Pakistan for India driven by the fear of religious fanatism, यानी कि at the time of partition, बंटवारे के समय मिलियन लोगों ने यानी कि 10 लाख लोगों ने आप पीपल लोगों ने लेफ्ट छोड़ दिया पाकिस्तान को फॉर इंडिया के लिए, ड्राइवन भय से, ड्राइव बाय द फियर यानी कि भय, ऑफ रिलीजियस मतलब धार्मिक, और फैनेटिज्म मतलब कट्टरपंथी के कारण। ठीक है, तो लगभग मिलियन लोगों ने धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान को इंडिया के लिए यानी कि छोड़ दिया। ठीक है, तो लगभग किस लिए छोड़ा था, धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक कट्टरता के भय के कारण मिलियंस लोगों ने पाकिस्तान को इंडिया के लिए छोड़ दिया, यानी कि पाकिस्तान को छोड़कर वो इंडिया चले आए। ठीक है, इसका सीधा सीधा अगर आंसर देखा जाए तो फिर इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि धार्मिक कट्टरपंथी के डर से। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से है, जो कि है व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट, यानी कि राइटर को, ठीक है, लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की को टोकरी खरीदने के लिए किसने मजबूर कर दिया। ऐसा क्या किया उस लड़की ने जिसने लेखक को टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2012, 18, 19 में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या है इसका आंसर, आखिर किस चीज़ ने जो है मजबूर किया। तो देखिए द रिफ्यूज़ल ऑफ द मनी एज ग्रेट्यूटी बाय द लिटिल गर्ल फोर्स द राइटर बाय टू बाय द बास्केट, यानी कि द रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार, ऑफ मनी रुपए को, एज ग्रेट्यूटी, ठीक है, यानी कि द रिफ्यूजल इनकार ऑफ द मनी धन को, एज ग्रेट्यूटी एक उपहार के रूप में, ठीक है, बाय द लिटिल गर्ल छोटी लड़की, फोर्स्ड मजबूर कर दिया द राइटर लेखक को, टू बाय द बास्केट यानी कि टोकरी खरीदने के लिए। तो लड़की द्वारा उपहार में दिए जाने वाले रुपए को, ठीक है, या धन को इनकार करने से, लेने से इनकार करना ही उस लेखक को टोकरी लेने पर मजबूर कर दिया। यानी कि लेखक उसे जो है उपहार के रूप में कुछ रुपए दे रहे थे, ठीक है, उससे बिना सामान खरीदे, तो उसको जो है लड़की ने नहीं लिया, तो वही जो उसकी ये जो क्वालिटी है उसी ने जो है लेखक को टोकरी खरीदने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उपहार स्वरूप रुपए को लेने से इनकार कर, छोटी लड़की द्वारा इनकार करना ही उनको जो है मजबूर कर दिया, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है जो कि ए फेलो ट्रेवलर चैप्टर से क्वेश्चन है, हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि हु वाज एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर, एजी गार्डनर जी का सहयात्री कौन था। एजी गार्डनर कौन है, इस चैप्टर के लेखक हैं। व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, और लेखक अपने सहयात्री से कब सचेत हुए। ठीक है, तो देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एज, सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं, हु वाज एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर, यानी कि एजी गार्डनर जी का फेलो ट्रेवलर कौन था, सहयात्री कौन था। तो देखिए एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर वाज ए मॉस्क्यूटो, एजी गार्डनर जी का फेलो ट्रेवलर या सहयात्री एक मच्छर था, मॉस्क्यूटो का मतलब मच्छर। ठीक है, आगे देखिए व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि लेखक अपने सहयात्री से कब सचेत हुए। तो देखिए द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर
लेखक जो हैं अपने फेलो ट्रेवलर से तब सचेत हुए व्हेन जब ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर या समाचार पत्र पढ़ रहे थे, एंड द मॉस्किटो सैट ऑन हिज नोज, और मच्छर आकर उनके नाक पर बैठ गया। तो तब वो जो है अपने यात्री या फेलो ट्रेवलर से सचेत हुए। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हैं कि एजी गार्डनर का फेलो ट्रेवलर जो था वो एक मच्छर था, और जब लेखक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब मॉस्किटो या मच्छर उसकी जो है नाक पर आकर बैठ गया, तब वो जो है अपने सहयात्री से सचेत हुए। तो इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तीनों शॉर्ट स्टोरी के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। तो अगर आपको भी क्लियर करना है 8 नंबर, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर हमने किस चैप्टर से लिया है। तो देखिए, आपके शॉर्ट स्टोरी में 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर से मैंने 4 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं जिनके आंसर मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो में बना चुका हूं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, ये देखिए किस चैप्टर से है। व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, यानी कि ये द गोल्ड वॉच चैप्टर से है। और इसमें क्या है स्टूडेंट, शंकु एक पात्र है। ठीक है, शंकु वही जो है स्टूडेंट एक लेबरर होता है, मजदूर होता है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि व्हाट डिड शंकु वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, यानी कि शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से क्या लाने के लिए कहा। तो इसका आंसर आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैं यहां पर बताऊंगा क्या उन्होंने लाने के लिए कहा था। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा स्टूडेंट की शंकुज वाइफ, ठीक है, आस्क्ड हिम टू ब्रिंग, ठीक है। अब ओइनमेंट फॉर द सोर्स, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, अभी मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा। ठीक है, फॉर द सोर्स ऑन हर चाइल्ड्स मतलब उनका जो बच्चा था स्टूडेंट, उसकी बॉडी पर, अभी मैं बताऊंगा इसका हिंदी, बॉडी एंड टू बनानाज तो आप लोग जानते होंगे केला। ठीक है, आफ्टर आल्सो फ्रॉम दी, ठीक है, और मार्केट। अब इसका हिंदी सीखिए स्टूडेंट। अब कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से क्या लाने के लिए कहा, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि शंकुज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग ओइनमेंट फॉर द सोर्स ऑन हर चाइल्ड्स बॉडी एंड टू बनानाज आल्सो फ्रॉम द मार्केट, यानी कि शंकु की पत्नी ने शंकु से, ठीक है, क्या कहा लाने के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे हिम टू ब्रिंग ओइनमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट मरहम, जो घाव पर लगाया जाता है। ठीक है, ओइनमेंट का मतलब होता है मरहम। फॉर द सोर्स का मतलब होता है घाव। ठीक है, घाव ऑन हर चाइल्ड, उसके बच्चे के बॉडी, शरीर पर, यानी कि शंकु की पत्नी ने शंकु से कहा कि उसके जो बच्चा था स्टूडेंट, उसके शरीर पर जो है घाव था, तो उन्होंने मरहम लाने के लिए कहा। एंड और 2 बनानाज, 2 बनाना मतलब 2 केला, आल्सो फ्रॉम द मार्केट, यानी कि बाजार से। अब पूरे का हम एक बार आंसर देख लेते हैं कि शंकु की पत्नी ने शंकु से उसके बच्चे के शरीर पर निकले घाव के लिए मरहम और 2 बनाना यानी कि 2 केला लाने के लिए कहा बाजार से। ठीक है, समझ में आया कि तो 2 चीजें उन्होंने कहा था, एक कहा था कि बच्चे के घाव के लिए मरहम और 2 केला। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट अगले चैप्टर से कि व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, ठीक है, उन्होंने स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी जो आदमी था उसको क्या एडवाइस दिया। जो एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने उस आदमी को क्या एडवाइस दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे चैप्टर से। ठीक है, जो कि आपके दूसरा चैप्टर है। तो इससे क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो ज्योतिषी था उसने अजनबी को क्या एडवाइस दिया, क्या सलाह दिया। ठीक है, तो इसको भी हम लिखते हैं द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड गुरु नायक जो था स्टूडेंट, जिसको हम अजनबी हम लोगों ने कहा है, उसका नाम गुरु नायक था। ठीक है, गुरु नायक दैट
हिज एनिमी हैड डाइड। ठीक है, तो ये आप लोग अभी मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा। इन एन एक्सीडेंट लॉन्ग बिफोर सो, ठीक है, ही शुड गिव अप, ठीक है, हिज सर्च एंड रिटर्न होम। यानी कि अब इसका हिंदी में आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, यानी कि जो ज्योतिषी था उसने अजनबी आदमी यानी कि गुरु नायक को क्या एडवाइस दिया। तो देखिए, जो ज्योतिषी था स्टूडेंट, वो क्या था, अजनबी जो आदमी था गुरु नायक का दुश्मन था। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो देखिए, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड गुरु नायक दैट हिज एनिमी हैज डाइड इन एन एक्सीडेंट लॉन्ग बिफोर, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी था उसने गुरु नायक यानी कि अजनबी आदमी से कहा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो एक एक्सीडेंट में बहुत समय पहले मर चुका है। देखिए, डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट दुर्घटना में बहुत समय पहले, लॉन्ग बिफोर लंबे समय पहले, बहुत समय पहले वो मर चुका है। ठीक है, वो एक ज्योतिषी था, उसको पता था कि ये क्या करने आया है। वो उसी आदमी को ढूंढ रहा था जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, लेकिन उसने जो है उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हो गई थी जिससे वो उसको पहचान नहीं पाया। ठीक है, तो इसका समझ में आया आप लोगों को। सो ही शुड गिव अप हिज सर्च एंड रिटर्न होम, इसलिए क्या किया, तो इसलिए उन्होंने कहा, जो ज्योतिषी था उसने गुरु नायक से कहा कि तुम्हें जो है स्टूडेंट, तुम्हें उसके सर्च उसको तलाशना नहीं चाहिए और घर वापस चले जाना चाहिए। देखिए, वही आदमी उसका दोषी था और उसी को वो कह रहा है कि तुम्हें घर चला जाना चाहिए, तुम्हें उसको ढूंढना नहीं चाहिए। तो देखिए, समझ में आया। जो एस्ट्रोलॉजर था उसने गुरु नायक से कहा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो एक दुर्घटना में बहुत समय पहले मर चुका है, अब तुम्हें घर चला जाना चाहिए और उसको ढूंढना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मर चुका है। तो वही एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा, जबकि एस्ट्रोलॉजर ही वो था जिसकी तलाश थी गुरु नायक को। ठीक है, तो यह आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द चाइल्ड एंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। ये है स्टूडेंट द लोस्ट चाइल्ड चैप्टर से। ठीक है, द लोस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द चाइल्ड एंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल, यानी कि जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा जो भीड़ भाड़ की मंदिर थी उसमें क्यों गया, भीड़ भाड़ वाले मंदिर में उसने क्यों प्रवेश किया, क्यों गया। तो इसका सीधा से आंसर है बच्चों, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें से भी आ सकता है, वो मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। तो देखिए स्टूडेंट, क्यों गया था, तो हम लोग लिख देते हैं द चाइल्ड इंटर्ड द ओवर क्राउडेड, ठीक है, टेम्पल इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। अब इसका हिंदी हम सिंपल से निकाल सकते हैं, क्या है, द चाइल्ड एंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चा था वो ओवर क्राउडेड बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मंदिर में इसलिए गया, अपने माता पिता को ढूंढते हुए गया। वो जो छोटा सा बच्चा था स्टूडेंट, वो भीड़ भाड़ वाले मंदिर में अपने माता पिता की तलाश में गया था, उनको सर्च करते हुए गया था। ठीक है, ढूंढते हुए। तो ये सिंपल सा आंसर है, वो अपने माता पिता के सर्च में गया था, उन्हें ढूंढने के लिए टेम्पल में उसने प्रवेश किया था, उसे कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, और वो रो रहा था। ये जो कहानी है स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, और इसमें से थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये चौथा हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम देखते हैं अपना चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि लास्ट चैप्टर से है, ए स्पेशल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड ज्ञान बाबू एंड हिज वाइफ गो टू द लेडी आफ्टर हर हस्बैंड वाज अरेस्टेड, यानी कि ज्ञान बाबू और उसकी पत्नी उस लेडी के पास क्यों गए थे, उसके हस्बैंड यानी कि उसके पति के अरेस्ट होने के बाद, यानी कि लेडी के पति के अरेस्ट होने के बाद ज्ञान बाबू और उसकी पत्नी उसके घर क्यों गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको दिया है, तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बच्चों, आफ्टर द अरेस्ट। ठीक है, द अरेस्ट ऑफ द
लेडीज हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड। अब ज्ञान बाबू जो थे स्टूडेंट, वो उनके मित्र थे, तो ज्ञान बाबू एंड हिज वाइफ वेंट टू हर, ठीक है, वेंट टू हर टू फेच हर टू दियर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर होगा, समझिए। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द लेडीज हस्बैंड ज्ञान बाबू एंड हिज वाइफ वेंट टू हर टू फेच हर टू दियर हाउस, यानी कि उस लेडी के पति के अरेस्ट होने के बाद, ठीक है, ज्ञान बाबू और उसकी पत्नी उसके घर उसको हर मतलब उस लेडी को लाने के लिए, अपने घर लाने के लिए गए थे, ठीक है, ताकि वो उनके घर रहे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा स्टूडेंट कि उसके पति यानी कि लेडी के पति के अरेस्ट होने के बाद ज्ञान बाबू और उसकी पत्नी जो है उस लेडी को उसके घर से लाने के लिए, अपने घर लाने के लिए उसके घर गए थे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा, वो भी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ। जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा एकदम सरल तरीके से, और जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा वो इजी और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें सिमिली आता है। फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी होता है अलंकार, ठीक है। इसमें फर्स्ट सिमिली हम पढ़ेंगे, सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ हाइपरबोल, फिफ्थ है एपोस्ट्रॉफी, 6 है ऑक्सीमोरोन और 7 है ओनोमेटोपोइया, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले समझ लीजिए। इसके डेफिनीशन को पढ़ेंगे। डेफिनीशन मतलब क्या होता है, परिभाषा, ठीक है। और इसके पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, ठीक है। वो भी हम हिंदी मीनिंग के साथ, यानी कि इन सबको जो है हम हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, यानी कि उनका हिंदी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इस टॉपिक से, जो कि है सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली का डेफिनेशन मैंने लिखा है, देखकर मत डरिएगा, मैं अभी बहुत ही इजीली बताऊंगा आसानी से, ठीक है। सिमिली को हिंदी में हम कहते हैं उपमा अलंकार। हिंदी में आपने पढ़ा होगा। देखिए सिमिली होता क्या है, डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए। इन ये सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स स्पेशली यूजिंग लाइक, सो एंड एज etc, बट दे शुड हैव एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। यानी कि कहा क्या जा रहा है, सिर्फ आप इस लाइन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि सिमिली में जो होता है, ठीक है, उपमा अलंकार या सिमिली में मुख्यतः लाइक, सो और एज आदि शब्दों के प्रयोग से दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। यानी कि इन सब वर्ड को यूज करके दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की आपस में कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाती है, ठीक है। और परंतु उनके मध्य कम से कम एक गुण समान होना चाहिए। सिंपली अगर हम समझें तो सिमिली में लाइक, सो एंड एज का यूज करके हम क्या करते हैं, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं, ठीक है। समझिए एग्जाम्पल के साथ, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपका सिमिली में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे ले लीजिए माई लव इज लाइक ये रेड रोज, ठीक है। माई लव इज लाइक ये रेड रोज, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए इसको हम कैसे पहचाने कि ये सिमिली है, यहाँ पर लाइक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिमिली है। तो मेरा जो प्रेम है वो एक गुलाब के फूल की तरह है, लाल गुलाब की तरह है, ठीक है। मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है, ठीक है। तो लाइक जो आया इसीलिए हम पहचान लेंगे कि ये सिमिली है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कुछ इसी तरह। तो देखिए जैसे कह सकते हैं आप चाइल्डहुड, तीन एग्जाम्पल हम सभी के देखेंगे, ठीक है। चाइल्डहुड इज लाइक ए स्विफ्टली, ठीक है, पासिंग ड्रीम। चाइल्डहुड इज लाइक ए स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, यानी कि जो बचपन होता है वो एक तेजी से गुजरते हुए स्वप्न की तरह या सपने की तरह होता है। बचपन एक तेजी से गुजरते हुए सपने की तरह होता है। यहाँ पर भी हम कैसे पहचानेंगे ये सिमिली है, क्योंकि यहाँ पर लाइक
लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसे पहचान लेंगे कि ये जो आपका है वो सिमिली है। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस प्रकार से आप किसी को भी आसानी से किसी भी सिमिली को पहचान सकते हैं। लाइक के स्थान पर एज भी आ सकता है। तो देखिए अब एज वाला भी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है ही इज, ठीक है, एज सोवर, ठीक है, एज ही इज एज सोवर एज ए जज। ठीक है, यानी कि वह इतना गंभीर है जैसे एक जज। ही इज एज सोबर एज ए जज, वह इतना गंभीर है जैसे ये एक जज। ठीक है, गंभीर भी सोबर का मतलब होता है सचेत भी होता है, संयमी या ये सब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल्स में। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। यहाँ पर आप एज को जो है मान सकते हैं, एज जो है इसीलिए यहाँ पर सिमिली है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मेटाफर। ये लगभग सिमिली की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है समझिए। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि जो एक मेटाफर होता है वो सिमिली की तरह लगभग होता है। अब एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन सही है, इसको भी लिख सकते हैं। इन ये मेटाफर 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी कि मेटाफर में 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन जो कंपैरिजन वाले वर्ड हैं, शब्द हैं, उनको हम प्रयोग में नहीं करते या प्रयोग नहीं करते। ठीक है, उनको यूज नहीं करते। कंपैरिजन वाले शब्द कौन कौन से हैं? लाइक है, सो है, एज है, इन सब का यूज हम इसमें नहीं करते। और परंतु क्या किया जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे उसमें किया जाता था। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे यहाँ पर। तो लास्ट तक देखते रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे इसमें देखिए, द कैमल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ठीक है, यानी कि जो कैमल है, ऊंट जो होता है, वो रेगिस्तान का जहाज होता है। देखिए ऊंट की तुलना रेगिस्तान के जहाज से की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है किसका यूज नहीं किया गया है, कंपैरिजन वर्ड का, जबकि यहाँ पर किया गया था चाइल्डहुड इज लाइक, यानी कि बचपन की तुलना हमने किया था तेजी से गुजरने वाले स्वप्न से। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने प्रयोग किसका किया था, कंपैरिजन वर्ड का। बट यहाँ पर जो कैमल की तुलना की गई है रेगिस्तान के जहाज से, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यूज नहीं किया गया है कंपैरिजन वर्ड को। ठीक है, दूसरा समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा है जैसे ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ठीक है, यानी कि ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का सितारा है, वह अपने परिवार का सितारा है। देखिए उसकी तुलना, वह की कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, तो वह की तुलना किया गया है परिवार के सितारे से, लेकिन यहाँ पर भी कंपैरिजन वर्ड का यूज़ हमने नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर भी मेटाफर या रूपक अलंकार होगा। ठीक है, एक और हम देखते हैं, ही हैज ये हार्ट का मतलब होता है हृदय या दिल ऑफ स्टोन, यानी कि उसके पास पत्थर का दिल है, तो उसकी दिल की तुलना मनुष्य के पत्थर से की गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी तुलना करने के बावजूद भी कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा। 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसमें होता क्या है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज लिविंग बीइंग, यानी कि पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार में मृत वस्तुओं को जीवित अथवा पशु को इंसानी रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो मृत वस्तुएं हैं उनको लगभग इस इंसानी वस्तु या फिर जीवित वस्तुओं की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं एग्जाम्पल, इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह जो है बिहेव किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सपीरियंस, ठीक है, इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट
टीचर। देखिए एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अनुभव जो है सबसे अच्छा अध्यापक है। बट अनुभव क्या है, ये निर्जीव है। अनुभव तो हमारे अंदर सिर्फ होता है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु की तुलना हमने टीचर से कर दी, तो अनुभव सबसे अच्छा टीचर है। तो देखिए निर्जीव यानी कि ये लगभग मृत वस्तुओं की तुलना हमने सजीव वस्तु से की है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा आपका मानवीकरण, यानी कि मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, इसका मतलब होता है प्यार अंधा होता है। अब प्यार लोग करते हैं, लेकिन प्यार होता क्या है, क्या वह सजीव है? नो, बट इसको हमने अंधे के रूप में माना है, क्योंकि सजीव जो मनुष्य होते हैं वो अंधे होते हैं, पशु अंधे होते हैं, जो सजीव चीज़ें होती हैं वो अंधी हो सकती हैं, बट प्यार अंधा होता है, ये तो सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। तो इसकी लव की तुलना ब्लाइंड से की गई है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्या किया गया है, मृत वस्तुओं अथवा चेतन वस्तुओं की तुलना जीवित वस्तुओं से की गई है। जैसे तीसरा हमारा है, देखिए एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, ठीक है। यानी कि एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तो चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो देखिए चिंता को कहा गया है कि उसके चेहरे पर बैठी हुई है। इसको क्या किया गया, निर्जीव लगभग वस्तु की तुलना जो है सजीव की तरह इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा। अब चौथा हमारा आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जो होता है आपका, ये होता है संबोधक अलंकार, ठीक है। अब संबोधक अलंकार में क्या होता है इसको समझिए। तो देखिए इन एपोस्ट्रॉफी बी एड्रेस ए डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स और एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज ए लिविंग पर्सन, यानी कि एपोस्ट्रॉफी में किसी मृत या अनुपस्थित अथवा मानवीकरण के रूप में क्या किया जाता है, वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका होता है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। जैसे इसको पहचानने का जो एक और ट्रिक है उसको समझिए, मैं एग्जांपल्स में भी आपको बताता हूँ कि एपोस्ट्रॉफी मान लीजिए है तो उसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है किसी मृत व्यक्ति या वस्तु की तुलना जो है किसी मृत या व्यक्ति को एक सजीव के रूप में जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आप लोग समझिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर ओ, ठीक है, ओ डेथ, ओ डेथ व्हेयर इज थी स्टिंग, ठीक है। तो ओ डेथ व्हेयर इज थी स्टिंग, यानी कि हे मृत्यु तुम कहाँ ठहरी हुई हो। तो देखिए यहाँ पर एक पहचानने का ट्रिक है, यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा होता है, ये चिन्ह एपोस्ट्रॉफी में आपको देखने को मिलेगा। तो एपोस्ट्रॉफी अगर आता है तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं ओ कक्कू, ठीक है, कोयल, सैल आई काल थी बर्ड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो आपको एपोस्ट्रॉफी में एग्जाम्पल्स होते हैं। तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बताए, इन दोनों को आप लोग समझ सकते हैं। अगला हमारा आता है पांचवा है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अब अतिशयोक्त नाम से ही आपको पता चल गया होगा, अतिशयोक्त, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या, इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाई ओवर स्टेटमेंट, यानी कि हाइपरबोल में क्या होता है, एक कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना या बहुत ज़्यादा घटाकर कहना, ठीक है। तो वहाँ पर हाइपरबोल होगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बातों को बढ़ाकर कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे है, सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, ठीक है। सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, वह एक समुद्र के इतना रोई, यानी कि वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। अब देखिए यहाँ पर इस बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो इतना कैसे रो सकती है कि समुद्र भर जाए। तो सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ पर आपका हाइपरबोल होगा। जैसे सेकेंड हमारा समझिए, रिवर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्लोएड
इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोएड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। अब युद्ध में खून की नदियाँ कैसे बह सकते हैं, कितने जो मनुष्य मर गए कि उसमें खून की नदियाँ बह गईं। तो युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, यानी कि कई नदियाँ बह गईं, तो इतना ज़्यादा खून कैसे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका हाइपरबोल है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे तीसरा ही समझ लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर फॉर एजेस, मैंने अपने भाइयों को युगों युगों तक नहीं देखा, यानी कि उम्र भर नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका हाइपरबोल होगा। तो ये था आपका पांचवा। अब चलिए अपने छठवें फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो देखिए छठवां हमारा है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में होता क्या है, इन ऑक्सीमोरोन वी फाइंड द एसोसिएट ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेज हैविंग अपोजिट मीनिंग। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसमें होता क्या है कि इसका उपयोग दो विरोधी अर्थ वाले, ठीक है, शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि दो विरोधी अर्थ वाले शब्द जो है एक ही सेंटेंस में आएंगे, दो विरोधी वाले शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में समझिए, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, सी इज फीलिंग स्वीट पेन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वह मीठा दर्द महसूस कर रही है। अब देखिए स्वीट मीठा भी है और पेन दर्द भी है, तो यहाँ पर ये जो आपका होगा ये ऑक्सीमोरोन होगा, क्योंकि मीठा और दर्द दोनों कैसे वो फीलिंग कर सकती है, तो वह मीठा दर्द महसूस कर रही है। सेकंड से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको समझिए। तो देखिए इसको समझिए कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ठीक है, यानी कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है, तो एक दूसरे के विरोधी अर्थ रखने वाले को यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, इस प्रकार से इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं और सब कुछ है, यानी कि दो अलग अलग विरोधी अर्थ रखने वाले सेंटेंस हैं और उसको हमने एक में जोड़ रखा है। ठीक है, तीसरा देखिए जैसे एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट। ठीक है, यानी कि जीवन कड़वा मीठा है, जीवन कड़वा मीठा है। अब देखिए यहाँ पर बिटर का मतलब कड़वा होता है, स्वीट का मतलब मीठा, तो दो अलग अलग अर्थ रखते हैं। कड़वा जो है और मीठा एक दूसरे के विलोम है, तो जीवन जो है वो कड़वा मीठा है, तो ये दोनों आपको एक ही सेंटेंस में मिल गया है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीमोरोन होगा, क्योंकि ऑक्सीमोरोन में दो विरोधी अर्थ रखने वाले शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जीवन जो है कड़वा मीठा, इस प्रकार से दोनों को हमने यूज यहाँ पर किया है। लास्ट हमारा आता है वो है ओनोमेटोपोइया। इसका मतलब आपका होता है ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। अब ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार यानी कि इसमें ध्वनि जो होता है, ध्वनि के द्वारा हम इस अलंकार को पहचानते हैं। ठीक है, ध्वनि इसका नाम हिंदी नाम में भी है कि ओनोमेटोपोइया का मतलब ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। इसमें साउंड जो है वो मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे एन ओनोमेटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग ए वर्ड सिमिलर टू द साउंड, यानी कि इस अलंकार में शब्दों का निर्माण तथा उपयोग उनसे संबंधित वस्तुओं अथवा क्रियाओं की ध्वनि के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ध्वनि के द्वारा, जैसे किसी की भी ध्वनि हो सकती है, सांप की ध्वनि हो सकती है, मधुमक्खी की, तो उनके द्वारा जो है ध्वनि के अनुकरण द्वारा इसमें जो है शब्दों का निर्माण और उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स को समझिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में हम समझते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल वो क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आप लोग समझ सकते हैं, द स्नैक्स आर हिसिंग। ठीक है, द स्नैक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग।
ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है द स्नेक आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग, यानी कि सांप जो है वो फुसफुसा रहे हैं और जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिनभिना रही हैं। देखिए सांप को कहा जा रहा है फुसफुसा रही हैं, तो उनके साउंड को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका होगा ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार या फिर ओनोमेटोपोइया होगा। और जो मधुमक्खी है वो भिनभिना रही हैं, इनके भी साउंड को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका वही जो है अलंकार होगा, एक ही सेंटेंस है दोनों, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जैसे आपका है आई हियर द हमिंग ऑफ बी, यानी कि मैंने मधुमक्खियों का गुनगुनाना सुना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्वनि, जैसे हियर हमिंग ऑफ बी, इनकी आवाज़ है मधुमक्खी की, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं ओनोमेटोपोइया को कि इसमें जो है ध्वनि के द्वारा हम किसी वस्तु का यूज, किसी वर्ड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सातों जो है आपके यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच फिनिश होते हैं। सातों आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताया गया है, ठीक है। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।